नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज का यह वीडियो क्लास 10th के ज्योग्राफी यानी भूगोल विषय पर है। आप देख सकते हैं किताब का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, और इसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे तीसरा अध्याय वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। आप देख सकते हैं पहला अध्याय हम लोग भारत संसाधन एवं उपयोग पढ़ रहे हैं, और इसी पहला अध्याय का यह तीसरा पाठ है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से और आपके जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से यह काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप किसी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो भी यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमको तो लगता है कि ऐसा कोई जनरल कंपटीशन का परीक्षा नहीं होगा, चाहे वो कोई भी एसएससी हो, बीपीएससी हो, जिसमें इस चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ठीक है, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यह चैप्टर काफ़ी लंबा है, तो यह वीडियो भी थोड़ा लंबा हो सकता है। ठीक है, आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे, आपका बहुत सारा जनरल नॉलेज इसमें कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने अध्याय को। अध्याय का नाम है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। वन का मतलब आपको पता ही होगा। वन का मतलब होता है बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगल जहाँ पे होता है उसको वन कहते हैं। और वन्य प्राणी का मतलब होता है उस जंगल में जो रहने वाले जीव जंतु होते हैं उसको वन्य प्राणी कहते हैं। ठीक है, देखिए वन और वन्य प्राणी यानी उसमें रहने वाले जीव के बारे में कह रहा है कि यह पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। मतलब इस पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण घटक है कौन? वन और उसमें रहने वाले जीव। यह पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो देखिए किसी विशेष क्षेत्र में पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूर्य का प्रकाश, हवा, मिट्टी, जल, यह सब एक दूसरे से जुड़कर एक तंत्र का निर्माण करता है। उसको हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, यह आप पीछे पढ़ चुके होंगे। तो इसके निर्माण में यह जो पेड़ पौधा है और उसमें रहने वाले जीव जंतु है, यह महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक, और वैसे भी बिना पेड़ पौधे के हम अपने जीवन का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन वो हमको पेड़ से ही मिलता है। ठीक है, हमारा आवास जो है, आवास के लिए लकड़ी वकड़ी वह सब पेड़ से ही मिलता है। भोजन के लिए फल जो भी है, भोजन का सामान वो पेड़ पौधे से ही मिलता है। पहनने के लिए कपड़ा भी पेड़ पौधा से ही मिलता है, और कॉपी किताब जो आप पढ़ते हैं वो भी पेड़ पौधा से ही मिलता है। ठीक, तो यह वन जो है यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, अभिन्न अंग है। ठीक है, इसके बिना हम अपना जीवन का कल्पना नहीं कर सकते हैं। वन कहते किसको हैं? देखिए यहाँ पे परिभाषा दिया है बहुत अच्छा कि वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधों एवं झाड़ियों द्वारा आच्छादित होते हैं। आप इसको लिख भी सकते हैं अपने कॉपी में। ठीक, अब देखिए वन जो है वह दो प्रकार के होते हैं। पहला है देखिए यहाँ पे प्राकृतिक वन, और दूसरा है मानव निर्मित वन, जिसको हम वानिकी भी कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक वन क्या है? जो स्वतः विकसित होते हैं। ठीक है, उसको प्राकृतिक वन कहते हैं, यानी इसको किसी आदमी ने नहीं लगाया है, ये अपने आप जंगल कहीं पे उग गए हैं, उसको प्राकृतिक वन कहते हैं। ठीक, और मानव निर्मित वन यानी जिसको मानव ने विकसित किया है। क्लियर है? जो मानव द्वारा विकसित किए गए हैं। ठीक है, तो इस पेज में बस इतना ही। चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे आपका टॉपिक है वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। ठीक है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें का जो डाटा है पे किताब में दिया हुआ है, यह काफ़ी पुराना डाटा है। आप देख सकते हैं 2005 का डाटा दिया हुआ है। ठीक है, जिसको पढ़ने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैंने आपके लिए जो भी डाटा कलेक्ट किया है वह सब नया डाटा है, 22-23 का डाटा है। ठीक है, तो आप यहाँ से अपना जीके कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला लाइन तो कह रहा है कि वन विस्तार के नज़रिए से भारत जो है विश्व का 10वां देश है। ठीक है, यानी पूरे विश्व में जितना वन है, जितने भी देश है वन वाले, उसमें 10वें नंबर पर कौन है? भारत है। ठीक, और यहाँ पे दिया है कि यहाँ करीब 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। तो यह डाटा जो है 2005 का है, अभी बढ़ गया है। इसको हम लोग एक PDF में देखेंगे। ठीक है, आप सिर्फ इतना देखिए कि भारत वन के मामले में विश्व में कैमा देश है? तो 10वां देश है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वन किस देश में है? रूस में। ठीक है, आप इस आंकड़ा पर मत जाइए क्योंकि यह आंकड़ा पुराना है, हम नया आंकड़ा आपको बताने वाले हैं। ठीक, दूसरे नंबर पे कौन है? तो ब्राज़ील है। तीसरे नंबर पे कनाडा, चौथे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वें नंबर पे चीन, 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें पे कॉन्गो, अफ्रीका का देश है या कॉन्गो। ठीक, 8वें पे इंडोनेशिया, 9वें में है पेरू, और 10वें में है हमारा भारत। क्लियर है? हम चलते हैं भारत का वन स्थिति जो रिपोर्ट है उसका PDF, इसमें हम देखते हैं कि कितना वन असल में अब फिलहाल में है हमारे भारत देश में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं कि वन के मामले में विश्व में जो 10 देश है वो उसका यही क्रम है। पहला है रशियन फेडरेशन, रसिया, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा कनाडा, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वां चीन, ऑस्ट्रेलिया, कॉन्गो, इंडोनेशिया, पेरू, और 10वें नंबर पर हमारा भारत। देखिए रसिया में विश्व के वन का जो जितना भी पूरे विश्व में वन है उसका 20% वन सिर्फ रसिया में है। ठीक है, और देश के क्षेत्रफल का 49% भाग जो है वो
वन ही है रूस में, ठीक है। वही हमारे देश की अगर बात हो भारत में, तो कुल क्षेत्रफल का 24.3% है। देखिए यह 2020 का डाटा है, 23 के डाटा के हिसाब से थोड़ा सा और बढ़ गया है, 24.6 के आसपास हो गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि किस देश में कितना वन का क्षेत्रफल है और कुल विश्व के वन का कितना प्रतिशत उस देश में वन है और उस देश का कितना प्रतिशत भाग वन से आच्छादित है, ठीक है। हम अपने भारत की बात करें तो हमारे भारत देश में कुल विश्व का 2% वन है हमारे भारत देश में, और अगर पूरे भारत देश की बात की जाए तो 24.3% 2020 के डाटा के हिसाब से, ठीक है। और 23 के डाटा में थोड़ा सा और बढ़ गया है, इसको हम लोग आगे फिर चर्चा करेंगे। तो आशा है आप इस पुराने डाटा के बदले में नया डाटा देख लिए होंगे, ठीक है। देखिए क्रम वही है लेकिन थोड़ा सा बढ़ गया है सब में। अब आगे कह रहा है कि FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1948 में विश्व में कितना हेक्टेयर वन था, तो 4 अरब हेक्टेयर वन था, जो 1963 में घटकर कितना हो गया, 3.8 अरब हेक्टेयर, ठीक है। फिर 1990 में यह घटकर 3.4 अरब हेक्टेयर हो गया, ठीक। उसके बाद लोगों को लगा कि नहीं अब वन घट रहे हैं, तो फिर इस पर चर्चा होने लगा, वृक्षारोपण होने लगा, तो फिर वन क्या हुआ, बढ़ने लगा। तो 2005 में इसमें कुछ सुधार हुआ और यह जो है कितना हो गया, 3.9 अरब हेक्टेयर हो गया 2005 में पूरे विश्व में वन। और उसके बाद कह रहा है कि यह विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30% है, ठीक है। ध्यान दीजिए यह 2005 का डाटा है, पूरे विश्व में कितना अरब हेक्टेयर वन था, 3.952 अरब हेक्टेयर वन था 2005 में, ठीक है। और 2005 में इतना जो वन था यह कितना प्रतिशत था पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, तो 30%। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए यानी 2023 की बात की जाए, ठीक है, तो यह जो 3.952 है यह हो गया है 4.06 अरब हेक्टेयर, ठीक है। और यह विश्व के कुल भूभाग का 31% है, ठीक है। आप याद रखेंगे यह 2005 का है 3.952, लेकिन 2023 में पूरे विश्व में कुल वन हो गया है 4.06 अरब हेक्टेयर, ठीक है। यहाँ पे देखिए अरब हेक्टेयर का बात हो रहा है, तो 4.06 अरब हेक्टेयर है जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 31% है, ठीक। तो यह तो था पूरे विश्व की बात। अब हम आते हैं अपने भारत देश पर, ठीक है। देखिए भारत में 2001 की अगर बात की जाए तो 2001 में 19.27% भौगोलिक क्षेत्र पर वन फैले हुए थे, ठीक है। यह वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार यह बात हो रहा है, ठीक है। भारत में 2001 में कितना प्रतिशत पर वन था, तो 19.27% भौगोलिक क्षेत्र पर वन फैले हुए थे, जो कि वर्तमान में देखिए 2005 के डाटा के अनुसार कह रहा है कि कुल 67.71 करोड़ हेक्टेयर पर वन क्षेत्र था, कितना 2005 में, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 20% था, ठीक। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात की जाए यानी 2022-23 की बात की जाए तो हमारे भारत देश में कुल कितना वन है, तो 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। आप इसको याद रखेंगे 80.9 मिलियन हेक्टेयर, और यह पूरे भारत के भूभाग का 24.62% है। आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। कुल भारत के भूभाग का कितना है, 24.62%, ठीक है। इसके बाद देखिए भारत में वनों का जो विस्तार है वह एक समान नहीं है। भारत में वनों के विस्तार के बारे में थोड़ा सा आंकड़ा दिया हुआ है, इसको हम लोग स्पष्ट रूप से थोड़ा नया डाटा के साथ देख लेते हैं। आप देख सकते हैं PIB का वेबसाइट है, ठीक है। यह भारत सरकार का सरकारी न्यूज़ चैनल का वेबसाइट है, ठीक। हम लोग इसमें देखेंगे कि भारत में जो वन का विस्तार है उसके बारे में इसमें क्या कह रहा है। तो देखिए देश का कुल वन और वृक्षों से भरा हुआ 80.9 मिलियन हेक्टेयर है देश का कुल वन, ठीक है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 24.62% है। क्लियर है। इसके बाद देखिए इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है जो आपकी किताब में भी दिया हुआ है लेकिन जो पुराना है, ठीक है। इसमें देखिए नया है, कह रहा है कि क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। देश में सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में, आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, और फिर तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, चौथे पे ओडिशा और पाँचवें पे महाराष्ट्र है, ठीक। लेकिन अगर कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में अगर बात हो, ठीक है, तो प्रतिशत के रूप में सबसे ज़्यादा वन हो जाएगा मिजोरम में, जहाँ 84% भूभाग पर वन है, ठीक। अरुणाचल प्रदेश जहाँ 79.33% पर वन है, मेघालय में 76% पर है, मणिपुर में 74.34 और नागालैंड में 73.90% पर सिर्फ वन का विस्तार है। क्लियर है। तो अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात हो तो सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में, और अगर प्रतिशत की बात हो तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में। क्लियर है। अब चलिए एक बात और आप पीछे पढ़ चुके होंगे कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से पूरे किसी भी क्षेत्र का
किसी भी क्षेत्र में कुल कितना वन होना चाहिए। तो देखिए उसको एस्टिमेट किया गया है कि 33% भाग पर अगर वन है तो यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, यह कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक, यानी किसी भी भूभाग में कितना प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए जो पर्यावरण के लिए अच्छा हो, तो 33% भूभाग पे। ठीक, लेकिन अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो वर्तमान में कितना प्रतिशत भूभाग पर वन है, 31%। ठीक, और अगर हम, यह पूरे विश्व का डाटा है। ठीक है, और अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो अभी आप देखें ही हैं कितना है, 24.62% पर। ठीक है, और अगर हम बिहार की बात करें, अपने बिहार राज्य की, तो आप याद रखेंगे 7.9% के आसपास क्षेत्र पर वन का विस्तार है। क्लियर है? होना कितना चाहिए, तो 33%। पूरे विश्व में कितना है, 31%। भारत में 24.62% और बिहार राज्य में 7.9%। क्लियर है? चलिए इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखिए आगे कह रहा है कि वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को 5 वर्गों में रखा गया। यानी घनत्व के आधार पर, ध्यान देंगे, घनत्व के आधार पर वन के कितने प्रकार, 5 प्रकार। अत्यंत सघन वन, जहाँ बहुत ही कम दूरी पे वन का विस्तार है, मतलब वन फैला हुआ है। ठीक, उसके बाद फिर सघन वन है। ठीक, उसके बाद खुले वन है, फिर झाड़ियाँ एवं अन्य वन है, और 5वां में है मैनग्रोव वन। अब ध्यान रखेंगे कि मैनग्रोव वन जो है यह सिर्फ तटीय इलाकों में ही होगा। ठीक है, जहाँ समुद्र से सटा हुआ जो तटीय क्षेत्र है वहीं पे सिर्फ मैनग्रोव वन होता है। ठीक, इसके बारे में विस्तार से इसमें दिया हुआ है। यह आपके लिए कोई खास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको अपने, अगर किताब है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे जो आपका टॉपिक है, यह देखिए पीला वाला बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए कह रहा है कि देश के कुल वन आच्छादित क्षेत्र का 25.11% वन क्षेत्र पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में है। ठीक है, हमारा भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जिसको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, वो वनों के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा वन है। और अगर आदिवासी जिलों की बात हो तो भारत में 188 आदिवासी जिलों में कुल वन का क्षेत्र जो है वो 60.11% है। यानी जहाँ आदिवासी जो है वो तो वन में ही रहते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 188 आदिवासी जिलों में कुल कितना वन है, 60.11% वन। ठीक, इसके बाद कह रहा है कि देश में वन आच्छादित क्षेत्रों के मामले में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम, यह तो आप पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश, और फिर तीसरे पर छत्तीसगढ़, चौथे पे उड़ीसा, इस तरह से है। महाराष्ट्र का स्थान 5वां, ये तो आप पढ़ ही चुके हैं। ठीक, आगे है, देखिए यह इंपॉर्टेंट है कि संसार में मात्र 3 बिलियन हेक्टेयर में वन रह गया है। यह पुराना डाटा है, वर्तमान में लगभग 4 बिलियन हेक्टेयर होगा। ठीक है, संसार में मात्र 4 बिलियन हेक्टेयर में वन रह गया है, जो लगभग 800 वर्ष पूर्व से 6 बिलियन हेक्टेयर वनों की कटाई हो चुकी है। ठीक है, यानी लगभग 800 वर्ष पहले पूर्व से 6 बिलियन हेक्टेयर वन कट जाने के बाद अभी कितना बचा हुआ है, 4 बिलियन हेक्टेयर। ठीक, हाल के वर्षों में वन विकास में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पे, मतलब सबसे ज़्यादा वन का विकास जो हुआ है वह चीन में हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा भारत देश है। क्लियर है? अब चलिए अब हम बात करते हैं अपने बिहार राज्य की। ठीक है, तो जो नया आंकड़ा है उसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, हम बात करने वाले हैं अपने बिहार राज्य के बारे में। तो देखिए बिहार राज्य में वन का जो स्थिति है वह काफ़ी दयनीय है, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि वर्तमान बिहार में अधिकतर भूमि जो है कैसा भूमि है, कृषि योग्य भूमि है। हमारे यहाँ जंगल बहुत कम है, हमारे यहाँ खेती बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारा जो बिहार का क्षेत्र है वह मैदानी क्षेत्र है। ठीक, तो यहाँ अगर वन की बात की जाए तो यहाँ कुल वन बिहार में 7,442 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 7442 वर्ग किलोमीटर कुल वन का विस्तार है हमारे बिहार में। अभी इसको याद रखेंगे, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 7.90%। आप तो पीछे भी देख चुके हैं। ठीक, और अगर हम सबसे ज़्यादा वन की बात करें तो बिहार में कैमूर में सबसे ज़्यादा वन है, उसके बाद पश्चिमी चंपारण में, उसके बाद रोहतास में। सबसे कम वन की बात की जाए तो शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद में सबसे कम वन है। ठीक, और अगर प्रतिशत की बात की जाए, यानी कितना प्रतिशत वन किस जिले में है, तो सबसे ज़्यादा कैमूर में है 31.5%, उसके बाद जमुई में है 21.34%, उसके बाद नवादा में है 20.72%। तो चलते हैं आगे। अगर यह आप आंकड़ा लिख लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा याद करने के लिए, रिवाइज करने के लिए। ठीक है, अब चल देखते हैं अगला जो टॉपिक है हमारा वह है प्रशासकीय दृष्टि से वनों को निम्नांकित वर्गों में रखा गया है। यानी प्रशासन के दृष्टिकोण से निम्न 3 प्रकार में वर्गों को
तीन प्रकार में वनों को विभाजित किया गया है। पहला है आरक्षित वन, ठीक है, जिसको रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं, फॉरेस्ट। दूसरा है रक्षित यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। और तीसरा है अवर्गीकृत वन यानी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। देखिए, आरक्षित वन में ऐसा वन है जिसमें आप लकड़ी नहीं काट सकते हैं, ठीक है, ना ही पशुचारण होता है, ठीक है। उस जंगल में आपको जाने का अनुमति ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यह पूरी तरह से सरकार जो है इसको अपने अंडर में रखा होता है ताकि वन और उसमें रहने वाले जो जीव है वो बचे रहें, ख़त्म नहीं हो। दूसरा है रक्षित वन, ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। मतलब इसमें आप सीमित रूप से लकड़ी काटने की सुविधा होती है या पशु चराने की सुविधा होती है, यानी सीमित रूप से मतलब आप परमिशन लेकर उसमें जा सकते हैं, अपना कुछ काम कर सकते हैं, ठीक। और तीसरा है अवर्गीकृत वन यानी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। इसमें से सभी प्रकार के वन आते हैं, बंजर भूमि आते हैं जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में हो, जैसे आपके भी कुछ पेड़ पौधे होंगे, तो यह सब आता है अवर्गीकृत वन में, ठीक है। और अगर हम प्रतिशत की बात करें तो हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन है जो कुल वन का 54% है, ठीक है। और रक्षित वन उससे थोड़ा कम है यानी कुल वन का 29%। और अवर्गीकृत वन जो है वह सबसे कम है यानी कुल वन का 17% जो भाग है वह कैसा है, अवर्गीकृत है, यानी किसी आदमी, किसी व्यक्ति या किसी निजी स्वामित्व में होगा यह, ठीक है। और सबसे ज़्यादा है 54% आरक्षित वन जो सरकार के कंट्रोल में है, अंडर में है। अब प्रश्न उठता है कि जो तीनों प्रकार है वह हमारे भारत देश में कहाँ कहाँ पे ज़्यादा है। तो देखिए, अगर रक्षित वन की बात हो, ठीक है, आरक्षित एवं रक्षित वन की बात हो, तो सबसे ज़्यादा इसका विस्तार कहाँ है, मध्य प्रदेश में। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। यानी मध्य प्रदेश में रक्षित और आरक्षित यानी प्रोटेक्टेड और रिजर्व दोनों प्रकार का जो वन है वो सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारा जिला राज्य है इसमें दिया हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। तो ज़्यादा ही पूछता है सबसे ज़्यादा वाला कौन है, सो आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद कह रहा है रक्षित वनों में हमारा बिहार राज्य है, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उड़ीसा है, राजस्थान है। तो इस सब में रक्षित वन का प्रकार ज़्यादा है, ठीक। और अवर्गीकृत वन जो है, यह जो वन है यह पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में ज़्यादा है, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्य जो है यानी 7 सिस्टर्स, उन राज्यों में अवर्गीकृत वन का विस्तार ज़्यादा है, गुजरात में भी है। तो इन क्षेत्रों में अवर्गीकृत वन का विस्तार ज़्यादा है। तो आरक्षित और रक्षित का बात हो तो मध्य प्रदेश, ठीक है। रक्षित का बात हो तो बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा। और अवर्गीकृत का बात हो तो याद रखेंगे पूर्वोत्तर में जितना राज्य है उन सभी राज्य को आप याद रखेंगे, और गुजरात में भी है थोड़ा सा, ठीक। चलते हैं अगले पेज पे। देखिए, अगले पेज का जो हमारा टॉपिक है वह है वन संपदा तथा वन्य जीवों का ह्रास एवं संरक्षण। यानी वन जो है वह किस तरह से हमारे देश में कम होते जा रहा है और उसके संरक्षण के लिए, उसको बचाने के लिए कौन कौन सा उपाय हो रहा है। तो देखिए, वन जो है उसका ह्रास यानी वह कैसे खत्म हुआ है, तो इसमें कुछ बिंदु है जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको हम आपको बता दे रहे हैं, सब पढ़ना जरूरी नहीं है। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि अंग्रेजों ने प्रशासनिक एवं व्यापारिक उद्देश्य से रेल मार्गों एवं सड़कों का विकास किया, जिसके कारण वनों का विदोहन होने लगा था। सबसे ज़्यादा वन का विदोहन किया था अंग्रेजों ने, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि भारत में वनों के ह्रास का बड़ा कारण है कृषिगत भूमि का फैलाव है, ठीक है। यानी लोग ज़्यादा खेती कर रहे थे, अब वन से तो चावल और गेहूं आएगा नहीं, ठीक है। चावल और गेहूं कैसे आएगा, खेती करने से आएगा। तो लोग क्या करते थे, वन को काट काट के खेती करने लगे, ठीक है। तो कृषिगत भूमि के फैलाव से भी वन की कमी हुई, ठीक। विशेष रूप से कह रहा है कि पूर्वोत्तर और मध्य भारत में जनजातीय क्षेत्र में स्थानांतरित यानी झूम खेती अथवा स्लैश और वन खेती के चलते वनों का ह्रास हुआ है। आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके होंगे झूम खेती के बारे में। झूम खेती में लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर ये जनजातीय क्षेत्र के लोग करते हैं, आदिवासी लोग, ठीक। ये क्या करते हैं कि जंगल के किसी क्षेत्र को जला के उसको काट कूट के साफ कर देते हैं और उसमें उसको खेत बना देते हैं और उसमें खेती करने लगते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कि जब उसमें उस खेत का उर्वरा शक्ति खत्म हो गया तो फिर जंगल के दूसरे भाग को क्या करते हैं, काट कूट के उसको जला उला के फिर उसमें खेती करने लगते हैं। तो यही है झूम खेती, और इससे भी बहुत ज़्यादा मात्रा में वन का ह्रास हुआ है, वन की कमी हुई है, ठीक है। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण कारण है वन के कमी के लिए, वह है नदी घाटी परियोजना, ठीक है। 1952 ईस्वी से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को नष्ट करना पड़ा है, ठीक है। नदी घाटी परियोजना में क्या होता है, नदी को बांध बना कर रोक दिया जाता है। अब नदी का पानी कहाँ रुकेगा, तो जंगल में रुकेगा, और जहाँ पानी रुकेगा वहाँ के सारे पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, ठीक। इसके बाद अगला सबसे बड़ा कारण है खनन कार्य, ठीक है। यानी
खनन करके जो ज़मीन के अंदर से कोयला और भी बहुत सारा चीज़ निकाला जाता है, ठीक है, तो उससे भी बहुत सारा वन का क्षरण हो रहा है। ठीक, तो यह सब है वन का ह्रास। अब देखिए संरक्षण के लिए, देखिए ह्रास में और भी चीज़ है, नीचे दिया हुआ है कि कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन यानी इनरिचमेंट, वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से एकल वृक्ष रोपण करने से पौधों की दूसरी प्रजातियां खत्म हो गई है। अब देखिए यह क्या चीज़ है, तो देखिए लाभ के उद्देश्य से यानी वाणिज्य के दृष्टिकोण से एक ही प्रकार के लोग क्या करते हैं, वन को उगा रहे हैं, यानी वन में एक ही प्रकार के पौधा उगा रहे हैं जो जिसको बेचने पे ज़्यादा पैसा है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि पेड़ पौधे का जो दूसरा प्रजाति है वह धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वही कह रहा है कि एकल वृक्ष रोपण करने से पेड़ों की दूसरी प्रजातियाँ खत्म हो रही है। ठीक, और इसी में देखिए आगे कह रहा है कि उदाहरण के तौर पर सागवान का खेती इतना हुआ, इतना लोग जंगल में सागवान बोने, क्योंकि सागवान का जो लकड़ी है काफ़ी अच्छा लकड़ी होता है, इसका बहुत सारा फर्नीचर वगैरह बनता है। ठीक, तो लोग सिर्फ सागवान ही रोपने लगे। अब सागवान रोपने से क्या हुआ, दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए। ठीक है, हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालय ओक और रोडेंड्रॉन के जो वन है वो उनका भी नुकसान हुआ। ठीक है, अब यह चीड़ क्या है, तो देखिए हिमालय यौ यह क्या है, संकट में है। देखिए यह एक प्रकार का पेड़ है। ठीक है, हिमालय यौ जो है वह चीड़ के प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है। ठीक है, और यह औषधीय पौधा यानी इसे दवा निकलता है, किससे, हिमालय यौ से। ठीक है, और जो कहाँ पाया जाता है मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में। ठीक, चीड़ की छाल, पत्तियाँ, टहनियों और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, और यह जो टैक्सोल है यह कैंसर के रोग में इसका उपयोग होता है। ठीक है, कैंसर रोगों के उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है टैक्सोल का, और यह कहाँ से आता है, चीड़ के प्रकार का एक वृक्ष है जिसका नाम है हिमालय यौ से। तो लोगों ने इस वृक्ष से इतना ना टैक्सोल दवा निकाल लिया कि यह जो पेड़ है यह खतरे में आ गया है। ठीक है, वही यहाँ पे नीचे कह रहा है कि पिछले एक दशक से हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में के विभिन्न क्षेत्रों में यह जो यौ है, हिमालय यौ, इसके हजारों पेड़ विलुप्त हो चुके हैं, खत्म होने के कगार पे है। ठीक, अब चलिए आगे जो बॉक्स में यह जो लिखा हुआ बात, यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यह पिछले बीपीएससी में यह क्वेश्चन में भी आया था। बीपीएससी का क्वेश्चन भी था कि हमारे देश में लगभग 81,000 वन्य प्राणी उपजाति है। ठीक है, वन्य प्राणी यानी जीव का बात हो, वन में जीव जंतु का बात हो तो वह कितना है, कुल मिलाकर 81,000 प्रजाति है। ठीक है, और अगर पेड़ पौधों की प्रजाति का बात हो यानी वनस्पति प्रजाति का बात हो तो वह 47,000 है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। हमारे देश में कुल वन्य प्राणी का प्रजाति 81,000 और कुल वनस्पति का प्रजाति 47,000। ठीक है, जिसमें अगर वनस्पति के बात हो तो 15,000 जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे भारतीय मूल के हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप वीडियो पॉज कर करके आप अपने कॉपी में एक नोट्स के रूप में इस सब को लिखते चले, जितना भी इंपॉर्टेंट बात इसमें बताया जा रहा है हम बता रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग जो अभी टॉपिक पढ़े हैं कि वन संपदा का ह्रास एवं संरक्षण, तो वन संपदा का इतना ज़्यादा ह्रास हुआ, इतना हानि हुआ है, लोग इतना ना पेड़ पौधा काटा है कि पेड़ पौधा यानी जंगल में रहने वाला जीव जंतु है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगा है। ठीक है, तो स्थिति आज यह हो गया है कि बहुत से वन्य प्राणी जो है वो लुप्त हो गए हैं या लुप्त प्राय हैं। ठीक है, अब यह लुप्त क्या है, तो लुप्त का मतलब होता है कि बहुत ऐसा प्रजाति है वो खत्म ही हो गया है, वो अब पूरे पृथ्वी पर अब प्राणी है ही नहीं, उसका प्रजाति खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इसको कहते हैं लुप्त। और लुप्त प्राय का मतलब होता है कि वह प्रजाति खतरे में है, कुछ आने वाले कुछ सालों में वह खत्म हो जाएगा। तो लुप्त और लुप्त प्राय समझ गए आप। अब हम चलते हैं अगले पेज पे। देखिए अगले पेज पे आपके किताब में एक डाटा दिया है कि आज भारत में कुल कितनी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। तो 744 प्रजातियां जो है वो ख़त्म हो चुकी है यानी विलुप्त हो चुकी है, और विलुप्त होने के कगार पे है लगभग 22,531 प्रजाति। ठीक है, 744 प्रजातियां खत्म हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, और विलुप्त होने के यानी लुप्त प्राय है 22,531। ठीक, उसका कुल डाटा नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कि पेड़ पौधों में कितना विलुप्त हो चुका है और कितना विलुप्त होने के कगार पे है, खतरे पे है। ठीक है, मछली के बारे में भी दिया है, उभयचर, सरीसृप, बिना रीढ़ वाले, ठीक है, वर्टिब्रेट कहते हैं इसको, पक्षी, स्तनपायी में हम लोग आते हैं। तो यह सब कितना प्रजाति विलुप्त हो चुका है और कितना विलुप्त होने के कगार पे यानी खतरे पे है, इसका पूरा डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। जो विलुप्त हो चुके हैं 742 और
विलुप्त होने के कगार पे है 22,531 प्रजाति। ठीक है, इसमें कुछ नीचे दिया भी हुआ है कि विलुप्त होने के खतरे से घिरे हुए कुछ प्राणी कौन कौन है। तो कृष्णा, सार, चीतल, भेड़िया, ठीक है, यह सब पूरा नीचे दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए, अब हम चलते हैं आगे अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक पे कह रहा है कि वन्य जीवों के अधिवास पर प्रतिकूल मानवीय प्रभाव के 3 प्रमुख कारण हैं जो निम्नांकित है। यानी वन्य जीव जो है, वन में रहने वाले प्राणी, वो किस तरह से ख़त्म हो रहे हैं, धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पे है, उसका क्या कारण है। ठीक है, उसका मानवीय कारण क्या है, यह हम देखने वाले। तो 3 तरह का कारण है। पहला है प्राकृतिक आवासों का अतिक्रमण। ठीक, हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने औद्योगिक विकास कर रहे हैं, अपना शहरीकरण कर रहे हैं, बड़े बड़े बांध बना रहे हैं, तो इन बड़े बड़े परियोजनाओं का निर्माण कर रहे हैं। तो इसे क्या कर रहे हैं हम लोग, वनों का, इससे वन का कटाई हो रहा है। ठीक है, वन बर्बाद हो रहे हैं इससे। तो जाहिर सी बात है, वन में रहने वाले जो जीव है वो कहाँ जाएंगे बेचारे, वो तो ख़त्म होंगे ही। ठीक, इसके बाद है प्रदूषण का समस्या। तो बढ़ते हुए प्रदूषण से क्या हो रहा है, वायु, जल, मिट्टी का प्रदूषण हो रहा है। इसके कारण वन और उसमें रहने वाले जो जीव है उनका जीवन चक्र गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है, वे खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, तीसरा कारण है वन जीवों के कमी होने के कारण, वह तीसरा है आर्थिक लाभ। यानी हम लोग आर्थिक लाभ के लिए अवैध शिकार कर उन्हें बेच रहे हैं, धीरे धीरे वो ख़त्म होते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले पन्ने पे, देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट चीज़। देखिए, वन के संरक्षण के लिए, यानी वनों के बचाव के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज ही हम लोग हल्ला करते हैं कि वन को बचाना चाहिए, वन को बचाना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण और वन के लिए आज से हजारों साल पहले, देखिए ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया था। शायद यह विश्व का पहला ऐतिहासिक साक्ष्य है कि अशोक ने प्रकृति महत्व को स्वीकारते हुए वन्य जीवों जंतुओं के शिकार पर अंकुश और संबंधित संरक्षण के नियम को अपने शिलालेखों में अंकित कराया है। ठीक है, अशोक जो थे 3री शताब्दी के हमारे भारत देश के शासक, उन्होंने भी जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए बहुत सारे काम किए थे। ठीक है, तो यह सिर्फ आज का मामला नहीं है, बहुत पहले हमारे देश के राजाओं ने इसके बारे में सोचा था। ठीक, उसके बाद देखिए, मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर और जहांगीर के आलेखों से भी प्रकृति संरक्षणवाद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको हल्के में ना लें। तो अब हम चलते हैं आगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हम आपको बताते चल रहे हैं। ठीक है, चूँकि यह चैप्टर काफ़ी लंबा है तो हम कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो छोड़ने वाले नहीं है। देखिए, इसके बाद आगे कह रहा है कि वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, भारत की संकटापन्न पादप प्रजातियों की सूची बनाने का काम सर्वप्रथम 1970 में बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI तथा वन अनुसंधान संस्थान FRI देहरादून द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। ठीक है, देखिए, संकटापन्न पादप प्रजातियों की सूची बनाने के लिए। ठीक है, यह संकटापन्न पादप प्रजाति क्या हो गया, तो मतलब ऐसे पेड़ पौधे का प्रजाति जो अब खतरे पे है, यानी वह ख़त्म होते जा रहे हैं, अब वो नया पौधा जन्म नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह के पौधों का एक सूची बनाने का काम किया गया सबसे पहले, कब, 1970 में। किसके द्वारा, बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा। क्लियर है, और इन्होंने जो सूची बनाई उस सूची को क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक। यानी रेड डाटा बुक में ऐसे प्रजातियों की सूची है जो अब खतरे के निशान पे हैं, यानी वो ख़त्म होने वाले हैं। ठीक, तो रेड डाटा बुक क्या है यह भी आप याद रखेंगे। तो रेड डाटा बुक क्या है, यहाँ पे लिखा है कि इसमें सामान्य प्रजातियों के विलुप्त होने के खतरे से अवगत किया जाता है कि फलाना प्रजाति अब विलुप्त होने के कगार पे है, उसको बचाने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। क्लियर है, तो रेड डाटा बुक क्या है समझ गए आप। चलिए, तो देखिए, जिस तरह से हमारे भारत देश में प्रयास हुआ है रेड डाटा बुक का निर्माण किया गया है BSI यानी बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और वन अनुसंधान संस्थान द्वारा, ठीक उसी प्रकार विश्व में भी बहुत सारे काम किए गए हैं। ठीक है, तो विश्व में भी कुछ ऐसा संस्था है जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, इन्होंने क्या किया है, विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों के जातियों को चिन्हित कर निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया है। सामान्य जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ, ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे सुभेद जातियाँ, दुर्लभ जातियाँ, स्थानिक जातियाँ और फिर लुप्त जातियाँ। ठीक है, तो यह आपके लिए उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में यहाँ से ज़्यादा कुछ प्रश्न बनने वाला नहीं है।
प्रश्न जो बनेगा वो देखिए यहाँ से, यह काफ़ी देखिए इंपॉर्टेंट है। इसमें इन सीटू का चर्चा है, इन सीटू, और यहाँ पे एक्स सीटू, यह क्या है इसको आप समझिए, ठीक है। तो देखिए भारत में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट द्वारा वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से है इन सीटू और एक्स सीटू। यह क्या है इसको समझिए। देखिए इन सीटू को समझिए, वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करने का प्रयास सफल हो रहा है, इसे इन सीटू कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, विस्तृत भूखंड को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है, ठीक है। यानी एक बहुत बड़ा विस्तृत जंगल है, उसको सरकार क्या कर देता है, संरक्षित कर देता है, यानी उसमें कोई नहीं आएगा जाएगा, ठीक। उसमें जो जीव संकटग्रस्त है, जो खत्म होने के कगार पे है, उस सिर्फ वही रहेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उन जीवों को संरक्षण मिलता है, ठीक। तो वह हो गया इन सीटू। और दूसरा है एक्स सीटू। यह क्या है, तो देखिए संकट से बचाने के लिए जब कृत्रिम आवासीय संरक्षण का विकास किया जाता है तो इसको एक्स सीटू कहा जाता है, ठीक है। यानी उसको संकट से बचाने के लिए कृत्रिम आवासीय संरक्षण, माने मानव जो है वह अपना से विकसित करता है जब जंगल, तो उसको एक्स सीटू कहा जाता है प्राणी के अधिवास के लिए। तो मुख्य रूप से इन सीटू यानी प्राकृतिक और एक्स सीटू मानी कृत्रिम यानी मानव निर्मित। क्लियर है। अब चलिए आगे हमारा टॉपिक है कि वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों में 3 तरह से विभाजित किया गया है हमारे भारत देश में। वह पहला है राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है विहार या अभ्यारण्य, और तीसरा है जैव मंडल। क्लियर है। पहला क्या है, राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है विहार या अभ्यारण्य, दोनों एक ही है, और तीसरा है जैव मंडल। तो इस तीनों को अब हम विस्तार से समझने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें पहला है आपका राष्ट्रीय उद्यान यानी इसको नेशनल पार्क कहते हैं, दूसरा है विहार या अभ्यारण्य जिसको सेंचुरी कहते हैं इंग्लिश में, और तीसरा है जैव मंडल यानी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान जिसको नेशनल पार्क कहते हैं, देखिए यह पूर्ण रूप से प्राकृतिक होता है, ठीक है। ऐसे पार्कों का उद्देश्य वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास में वृद्धि एवं प्रजनन की परिस्थितियों को तैयार करना है, ठीक है। अगर भारत में हम कुल राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो कितना है, कुल राष्ट्रीय उद्यान भारत में यहाँ पे 85 लिखा हुआ था, पुराना डाटा है। वर्तमान में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। नेशनल पार्क कितना है, 106। और विहार या अभ्यारण्य की बात हो सेंचुरी का, तो यह हमारे भारत में कुल 500 से अधिक है, ठीक है। यहाँ पे 448 दिया हुआ था, यह पुराना डाटा है। वर्तमान में 500 से अधिक अभ्यारण्य है, ठीक। और अगर फिर जैव मंडल का बात किया जाए यानी बायोस्फीयर रिजर्व कितना है, तो यह हमारे देश में कुल संख्या इसका 18 है। भारत में इसकी संख्या 18 है, 14 लिखा हुआ है, पुराना डाटा है। वर्तमान में भारत में कुल 18 जैव मंडल क्षेत्र है, ठीक है। विश्व के 65 देशों में करीब 243 सुरक्षित जैव मंडल क्षेत्र है। यह पुराना डाटा है, यह बढ़ भी सकता है, बढ़ा होगा, ठीक है। जिसमें भारत में कुल कितना है, 18 है। अब देखिए राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क और अभ्यारण्य जो है, यह इसका डाटा जो है यह पीछे अगले पन्ने में दिया हुआ है, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से आता है। देखिए अभ्यारण्य के बारे में एक चीज़ यहाँ पे दिया छूट गया, हम आपको बता नहीं पाए कि बिहार में बेगूसराय का कांवर झील और दरभंगा का कुशेश्वर स्थान इसके लिए चिन्हित किया गया है, ठीक है। इसके अलावा भी बिहार में अभ्यारण्य है, हम आपको आगे डाटा में बताएंगे। पहले हम देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क और अभ्यारण्य पूरे देश में कौन कौन है। देखिए आप इसको याद कर लेंगे, अपने कॉपी में लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए मध्य प्रदेश में कौन कौन सा अभ्यारण्य है, तो देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फासिल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कर्नाटक की बात होगी तो देखिए गांधी सागर अभ्यारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, भद्रा अभ्यारण्य, डंडेली वन्य जीव अभ्यारण्य, शरावती वन्य जीव अभ्यारण्य, यह सब कर्नाटक में है। राजस्थान की बात होगी तो देखिए राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, घाना पक्षी विहार, दर्रात अभ्यारण्य, सरिस्का वन जीव अभ्यारण्य, डेसर्ज अभ्यारण्य, यह सब कहाँ है, राजस्थान में है। आगे देखिए आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा है, तो काबला वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, किन्नर सानी वन्य जीव अभ्यारण्य, मालापट्टी पक्षी विहार, यह नेल्लोर में है। यह सब कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक। केरल का बात होगा देखिए परम्बिकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, विनयड वन्य जीव अभ्यारण्य, यह केरल में है।
इसके बाद देखिए उत्तराखंड में देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। देखिए यह हमारे भारत देश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, आप इसको याद रख लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे, ठीक। उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यह हमारे देश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक। इसके बाद उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, चमोली में केदारनाथ अभयारण्य है, चीला अभयारण्य है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में याद रखेंगे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रप्रभा अभयारण्य, ठीक। असम में काजीरंगा, मानस और सेनाई रूपा, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। झारखंड में हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, पलामू वन्यजीव अभयारण्य और डालमा वन्यजीव अभयारण्य, ठीक। तमिलनाडु में आप याद रखेंगे मुदुमलाई, अन्नामलाई बाघ अभयारण्य और गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, क्लियर है। महाराष्ट्र में याद रखेंगे आप बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, टोडोबा राष्ट्रीय उद्यान और डाकना अभयारण्य, ठीक। गुजरात का गिर आप याद रखेंगे, यह शेर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जूनागढ़ में है और बलवाडर राष्ट्रीय उद्यान। हिमाचल प्रदेश में रोहिला याद रखेंगे और शिकारी देवी याद रखेंगे, ठीक। पश्चिम बंगाल में जदालपाड़ा और सुंदरवन टाइगर रिजर्व याद रखेंगे एकदम। अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश वन्यजीव अभयारण्य और जंदफा वन्यजीव अभयारण्य, ठीक। उड़ीसा में देखिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का अभयारण्य, यह उड़ीसा में है, ठीक। तो सारे राज्यों को लगभग आप देख लिए हैं, आपका बिहार इसमें नहीं है, तो बिहार का हम स्पेशल से अभी देख लेते हैं क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार के परीक्षाओं के लिए। देखिए बिहार का आप यहाँ से याद रखेंगे। देखिए बिहार का जो प्रमुख अभयारण्य है वह है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे पश्चिमी चंपारण, आप इसको लिख भी लेंगे। वाल्मीकि आश्रयनी पश्चिमी चंपारण में है, ठीक है। भीम बांध अभयारण्य याद रखेंगे मुंगेर। गौतम बुद्ध अभयारण्य गया में है, ठीक है। पंत अभयारण्य नालंदा में है, याद रखेंगे। कैमूर अभयारण्य रोहतास में है, कैमूर जिला ही पड़ता है, ठीक। रजौली नवादा में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है, भागलपुर में, ठीक है। परमार डॉल्फिन अभयारण्य अररिया में है। कांवर झील याद रखेंगे, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पक्षी अभयारण्य कहाँ है, बेगूसराय में, ठीक। कुशेश्वर स्थान देखिए याद रखेंगे आप इसको, दरभंगा में है। नकटी डैम जमुई में है और नागी डैम भी जमुई में ही है। नाकटी डैम और नागी डैम याद रखेंगे, दोनों पक्षी विहार कहाँ हैं, जमुई में। गोगाबिल पक्षी विहार कटिहार में, आप इसको याद रखेंगे। गोगाबिल कहाँ है, कटिहार में। उसके बाद इम्पोर्टेंट तो यह सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। करकटगढ़ मगरमच्छ संरक्षण रिजर्व कैमूर में है, ठीक है। और संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, पटना का जो चिड़ियाघर है आप गए होंगे कभी, ठीक है, वह उसका क्या नाम है, संजय गांधी जैविक उद्यान, तो आप इसको याद रखेंगे। तो देखिए इस तरह से राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य के बारे में आप अच्छे से जान चुके हैं, हमारे भारत देश में और हमारे बिहार राज्य के अभयारण्यों के बारे में, ठीक। अब जैव मंडल का जो टॉपिक है यह आगे भी आने वाला है, इसलिए इसको हम आगे देखेंगे विस्तार से। 18 जैव मंडल कहाँ कहाँ है, कौन कौन है, ठीक है। अभी आप इतना जानिए कि जैव मंडल कितने हैं टोटल हमारे भारत देश में, तो 18 है, ठीक। चलिए हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है जैव अपहरण। देखिए जैव अपहरण क्या है इसको समझते हैं। ये देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको नया जानकारी होगा इससे। जैव अपहरण को इंग्लिश में कहते हैं बायोपायरेसी। यह क्या है, तो देखिए प्रकृति जनित तथा करोड़ों वर्षों के विकास की क्रिया में स्थापित अनुवांशिक गुणों में हेरा फेरी को जैव अपहरण यानी बायोपायरेसी कहते हैं, ठीक है। यह आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए जैसे आप अपने खेत में अगर टमाटर उगाएंगे और उस टमाटर को तोड़ के ले आएंगे अपने घर में रखेंगे तो 5-7 दिन में वो टमाटर ख़राब हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर आप बाज़ार से टमाटर कोई खरीद के लाइए आज के डेट में, जो पूरा लाल लाल गोल गोल होता है, उसको आप 1 महीने तक रख देंगे, छोड़ देंगे, तो वह ख़राब जल्दी नहीं होता है। तो हमारे वैज्ञानिक जो है वो आजकल क्या किए हैं, जो भी प्रकृति द्वारा जो भी फल है सब्जी है उस सब का जो आनुवांशिक गुण है उसमें हेरा फेरी करके नया नया तरह का फसल, नया नया तरह का फल सब्जी तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, यह हमारे प्रकृति के लिए खतरा है। यह इसी को जैव अपहरण या बायोपायरेसी का नाम दिया गया है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर। देखिए क्या होता है, एक बार शेर का गिनती होता है 1827 में, नहीं, देखिए 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या, अनुमानित संख्या 5500 से घटकर मात्र 1827 रह गई, ठीक। तो जब बाघों का संख्या जब घटने लगा तब सरकार को समझ में आया कि नहीं, बाघ को हमको बचाना चाहिए, ठीक। और बाघ को बचाने के लिए बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। यह बाघ परियोजना क्या है, तो देखिए बाघ परियोजना को समझेंगे पहले हम समझते हैं कि बाघ कमी कैसे हुआ।
तो देखिए बाघ जो है, लोग बड़े शौक से बाघ का शिकार करते थे। जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो क्या करते थे, उनके पास तो गोली बंदूक था, वो जंगल में जाते थे और बाघ को ठाएँ से मार देते थे, ठीक। और अपने आप को बहुत शेर समझते थे कि हम शेर का शिकार कर लिए, ठीक है। अगर उनमें हिम्मत था तो जाके शेर से खुद से लड़ते, निहत्थे लड़ते। जैसे शेर शाह हमारे बिहार का एक शासक था, वो शेर से ऐसे ही निहत्थे लड़ लिया था। इसी कारण उसको उसका नाम शेर शाह पड़ गया, ठीक है। शेर शाह सूरी आप नाम सुने होइएगा। तो अंग्रेज़ों को भी वैसे ही बाघों से लड़के क्या करना चाहिए था, अपना शक्ति दिखाना चाहिए था, लेकिन वे लोग क्या करते थे, बंदूक से उसको उड़ाते थे। तो धीरे धीरे बाघ का जो संख्या वो ख़त्म होते चला गया। एक और समस्या है बाघ के बारे में, देखिए यहाँ पे ये काफ़ी रोचक चीज़ है, आप इसको समझेंगे तो आपको हंसी भी आएगा कि कैमरून के बोरोरो जनजाति, देखिए कैमरून एक देश है, अफ्रीकन देश है कैमरून, ठीक है। यहाँ पे एक जनजाति आदिवासी लोग रहते हैं, उसका नाम है बोरोरो, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, स्वयं शिकार करने के बदले शेरों द्वारा किए गए शिकार पर धावा बोलते हैं, ठीक है। इससे शेरों की संख्या में कमी आती है। देखिए कितना चालाक है ये लोग, ठीक। हिरन हिरन वगैरह जो होता है इन लोग से तो पकड़ाता नहीं है, क्योंकि हिरन जो है वो बहुत तेज़ भागता है। तो शेर क्या करता है, उसको पकड़ लेता है। अब जैसे ही शेर उसको पकड़ के मार देता है तो ये लोग बोरोरो जनजाति के लोग जो है वो क्या करते हैं, शेर को वहाँ से खदेड़ देते हैं, और जो शेर जो हिरन मारा रहता है उसको ले आके अपने खा जाते हैं, ठीक। तो इससे भी शेर का जो संख्या है, जनसंख्या, वो घट रहा था। तो जब शेर का जनसंख्या घटने लगा तो हमारे जो भारत सरकार है वो बाघ परियोजना लाया, यानी प्रोजेक्ट टाइगर। और यह कब आया, तो 1973 में। आप साल याद रखेंगे, हमेशा एग्जाम में आता है प्रोजेक्ट टाइगर यानी बाघ परियोजना कब आया, तो 1973 में, ठीक है। देखिए 1985 में हमारे देश में 4000 बाघ था, ठीक है। 1989 में 4334 हो गया। 1993 में इसकी संख्या घटकर 3600 के आसपास पहुंच गई, ठीक है। और देखिए वर्ष 2006 में मात्र 1411 बाघ ही बच गया था। धीरे धीरे बाघ जो है वो ख़त्म होते जा रहा था, ठीक। लेकिन सरकार के प्रोजेक्ट टाइगर के प्रयास से, यानी बाघ को उचित संरक्षण देकर बाघ का जो संख्या है उसमें वृद्धि किया गया, ठीक है। तो जब 2023 में, अभी हाल फिलहाल में आप न्यूज़ में सुने होइएगा, टाइगर सेंसस हुआ है 2023, यानी 2023 में गिना गया है कि कुल कितने बाघ हमारे भारत देश में है, तो वह 3682 है, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे, हमारे देश में कुल बाघ का संख्या कितना है अभी वर्तमान में, तो 3682। और एक और इसमें महत्वपूर्ण जीके है कि बाघ परियोजना कब लाया गया था, तो 1973 में, ठीक है। इसी में देखिए एक और चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ है, हमारे भारत देश में कुल बाघ रिजर्व कितना है, तो देखिए 27 जो है पुराना डाटा दिया हुआ है, ठीक है। वर्तमान में हमारे देश में जो बाघ रिजर्व है वह कुल है 54 बाघ रिजर्व है, ठीक है। 27 दूना 54, इसका दुगुना हो गया है, ठीक है। तो कुल बाघ रिजर्व कितना है, तो 54, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। और देखिए बाघ रिजर्व के लिए, बाघ को बचाने के लिए उत्तराखंड में, उत्तरांचल पुराना नाम है इसका, अब नाम हो गया है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वह बाघ को समर्पित है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बाघ को समर्पित है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ बाघ को समर्पित है। राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार। असम में मानस बाघ रिजर्व, ठीक है। केरल में पेरियार बाघ रिजर्व। यह सब बाघों के लिए है। और ध्यान दीजिए बिहार में भी आपके लिए बाघों के लिए एक अभ्यारण्य है, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। तो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। तो यह सब है इंपॉर्टेंट जीके इसमें का, ठीक। हम चलते हैं अगले पेज पे। हमारा अगला टॉपिक है समुदाय और वन संरक्षण, ठीक है। यानी सामुदायिक स्तर पर वन के संरक्षण के लिए जो प्रयास हुआ है उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, आप वैसे अगर आपके पास किताब है तो इसको आप पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है चिपको आंदोलन, ठीक है। चिपको आंदोलन के बारे में आप सुने होंगे। यह कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में हुआ था। और यह आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, ठीक है। यह चिपको आंदोलन था क्या, तो देखिए जब ठेकेदार जब पेड़ काटने आते थे तो वहाँ की जो महिलाएं होती थी, वहाँ के जो लोग होते थे, वो पेड़ से चिपक जाते थे और बोलते थे कि मुझे ही काट लो, हम पेड़ को नहीं काटने देंगे, ठीक है। तो एक तरह से ये लोग क्या करते थे, पेड़ को बचाने के लिए इन्होंने चिपको आंदोलन का शुरुआत किया था, ठीक है। कहाँ, तो उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में। याद रखेंगे किसके नेतृत्व में, तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, ठीक। कब, तो 1972 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ठीक।
ठीक है। उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसमें दिया है कि इस आंदोलन में स्थानीय लोग ठेकेदारों की कुल्हाड़ी से हरे भरे पौधों को काटते देख उसे बचाने के लिए अपने आगोश में पौधा को घेर कर इसकी रक्षा करते थे, यानी इसे चिपक जाते थे पेड़ से और पेड़ का रक्षा करते थे। ठीक है, चलिए, और इसमें कुछ ज़्यादा कोई खास इसमें बात है नहीं। चलते हैं अब आगे। देखिए, महात्मा बुद्ध के बारे में कह रहा है। महात्मा यानी पेड़ के संरक्षण के लिए, अभी तो आपने कुछ देर पहले पढ़ा था कि अशोक ने क्या कहा था शिलालेखों के माध्यम से। ठीक, अशोक से भी पहले महात्मा बुद्ध ने 487 ईसा पूर्व में कहा था कि पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। ठीक है, यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले पर भी छाया प्रदान करता है। यह बात किसने कहा था? महात्मा बुद्ध ने। देखिए, आजकल का एग्जाम जो है वो हो रहा है ना, वो एनसीईआरटी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो बीपीएससी का हो, एसएससी का हो। ठीक, और क्या करता है उसमें, यह पूरा लाइन ही लिख देगा और पूछेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा कि बताइए कौन कहा था इस बात को, महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, है ना, इस तरह से दे देगा, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक, तो यह जो बात है यह किसने कहा था? महात्मा बुद्ध ने। कब? 487 ईसा पूर्व में, कि पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। अब आगे देखिए, आगे वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधान। ठीक है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून है और कुछ राष्ट्रीय कानून भी है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कानून माने इंटरनेशनल लॉ, राष्ट्रीय कानून नेशनल लॉज। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कानून में क्या है तो देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 में अमेरिकी कन्वेंशन लागू हुआ था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स का कन्वेंशन यानी रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था, और विश्व प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण एवं रक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नियमों के द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप यह 3 कानून याद कर सकते हैं। और राष्ट्रीय कानून में देखिए, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत विश्व में उन देशों में से है जिसमें पर्यावरण तथा वन्य जीवन की रक्षा का प्रावधान संविधान में किया गया है। हमारे संविधान में लिखा गया है कि पर्यावरण और वन का जो जीवन है, यानी वन में रहने वाले जंगली वृक्ष हैं, वहाँ के रहने वाले जीव जंतु हैं, उनकी रक्षा के लिए हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। ठीक, याद रखेंगे, संविधान की धारा 21 में अंतर्गत अनुच्छेद 47, 48 और 51A का जी वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के नियम है। ठीक है, हमारे संविधान की धारा 21 के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद में? तो 47 में, 48 में और 51A का जी में वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के नियम लिखे हुए हैं। क्लियर है? इसके अलावा आप देख सकते हैं 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड यानी इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन हुआ था। ठीक है, इसके बाद वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति सरकार का जो रुख है वह गंभीर हुआ है। ठीक, इसके बाद और भी हमारे देश में कानून है। देखिए, वन्य जीव सुरक्षा एक्ट 1972, नियमावली 1973, और फिर यह संशोधन हुआ तो संशोधित एक्ट 1991 के अंतर्गत पक्षियों तथा जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया है। हमारे देश में पक्षी और जानवर का आप शिकार नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे तो इसी एक्ट के तहत आपको जुर्माना लग सकता है। ठीक, इसके बाद देखिए, वनों के संरक्षण के लिए बनाए गए वन संरक्षण एक्ट 1980 एवं नियमावली 1981 के भी कानूनी प्रावधान बड़े प्रभावशाली है। जैव विविधता एक्ट 2002 के अंतर्गत जैव विविधता के संरक्षण के लिए स्थानीय, प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर कमेटियां गठित करने का प्रावधान किया गया है। यानी स्थानीय स्तर पर भी कमेटी गठित करके वन संरक्षण के लिए प्रयास किया जा सकता है। जैव विविधता अधिनियम 2002 कहता है। क्लियर है? तो यह सब हमारे देश का राष्ट्रीय कानून है। अब देखिए, अब आगे का जो टॉपिक है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा टॉपिक है वन्य जीव एवं जैव विविधता की उपयोगिता। देखिए, हमारे वन का जो जीवन है, वन में क्या होता है? वन होता है और वन्य जीव होते हैं, यानी पेड़ पौधे होते हैं और उसमें रहने वाले जीव जंतु होते हैं। ठीक है, तो जो पेड़ पौधे होते हैं उसको पादप कहा जाता है यानी फ्लोरा कहा जाता है, और जो उसमें रहने वाले जीव जंतु होते हैं उसको जंतु कहते हैं यानी फौना कहा जाता है। ठीक है, फ्लोरा मतलब पादप या पेड़ पौधे, और फौना मतलब उसमें जो जीव जंतु होते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी मानव एक जीव हैं। ठीक, तो ये 2 तरह का चीज़ पाया जाता है वन्य जीव। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वन्य जीव के 2 भाग हैं और ये जैव मंडल के अभिन्न अंग है। वह पहला क्या है? पादप, और दूसरा
फौना यानी जंतु। और अभी आप थोड़ा देर पहले पढ़े भी हैं कि हमारे देश में लगभग 81,000 वन्य प्राणी हैं, यानी कुल जीव कितने हैं, लगभग 81,000। और वनस्पति यानी फ्लोरा जो होगा कितना है, 47,000। कुल फ्लोरा 47,000 और कुल फौना 81,000। ठीक, यही पढ़े हैं। वही चीज़ को हमको इस बार फिर से अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, सबसे पहला आपका टॉपिक है फ्लोरा यानी पादप, पेड़ पौधा के बारे में कह रहा है। ठीक है, हालांकि इसमें तो बहुत सारा चीज़ इसमें आगे लिखा हुआ है, लेकिन यह आपके जरूरी का उतना चीज़ नहीं है। आपके पास अगर किताब है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। यानी फ्लोरा के प्रकार दिए हुए कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में कौन कौन सा चीज़ पाया जाता है। ठीक, मुख्य रूप से आप यह जानिए कि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण यानी बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार यहाँ 47,000 पेड़ पौधों की प्रजातियाँ हैं। हमारे भारत देश में कुल कितना पेड़ पौधा का प्रजाति है, तो 47,000 आप पढ़ ही चुके हैं, जिसमें 15,000 प्रजातियाँ जो है वो वाहिनी वनस्पति यानी वेस्कुलर प्लांट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कितना, 15,000। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात है कि इसमें से 35% प्रजाति जो है वो देसी है यानी इंडेमिक है, जो विश्व में कहीं और नहीं पाई जाती, ये सिर्फ भारत में ही पाई जाती है। 47,000 में से 35% प्रजाति। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है जंतु के बारे में यानी फौना। ठीक है, जंतु कितना है, तो देखिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI के सर्वेक्षण के अनुसार हमारे यहाँ कुल कितने जीव जंतुओं की प्रजाति पाई गई है, 89,451 जीव जंतुओं की प्रजाति हमारे यहाँ पाई गई है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता के सर्वेक्षण के अनुसार। ठीक है, जिनको निम्न वर्गों में रखा गया है। ठीक है, ये सब देखिए प्राणी का प्रकार है। इसमें देखिए सबसे पहला है उदयजीवा, आप जानते होंगे सबका कितना कितना प्रजाति है लिखा हुआ है। उदयजीवा प्रोटिस्टा मतलब जो एक कोशिका वाला जीव होता है उसको उदयजीवा प्रोटिस्टा कहते हैं। ऑर्थोपेडा आप जानते होंगे, इसका जो शरीर का सिर, वक्ष, उदर यह सब अलग अलग होता है, बटा हुआ रहता है। जैसे आप देखो ये कॉकरोच है ना, बिच्छू है, देखिएगा उसका सिर अलग रहता है, पेट अलग रहता है, तो उस सबको ऑर्थोपेडा में गिना जाता है। मोलेस्क आप जानते होइएगा, जिस जीव का कवच जो होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। ठीक है, उसको मोलस्क प्रजाति का जीव कहा जाता है, जिसका शरीर कोमल हो और कवच बहुत हार्ड हो। जैसे घोंघा देखो होइएगा आप लोग, या फिर शंख जो होता है समुद्र से निकलता है, उसका शरीर, या बरसात में जो घोंघा चलता है देखिएगा शरीर एकदम काफ़ी कोमल रहता है और उसका जो कवच होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, तो वह सब मोलस्क प्रजाति में आता है। केरुसकी में आता है, आप इसमें जो बिना रीढ़ का हड्डी वाला जो जीव है उसको केरुसकी कहते हैं। जैसे देखिए सांप है, केंचुआ है, उसमें रीढ़ का हड्डी नहीं पाया जाता है, हम लोग में रीढ़ का हड्डी पाया जाता है, इसलिए हम लोग आसानी से खड़े हो जाते हैं, चल पाते हैं। ठीक, प्रोडोकोटा ये क्या है, तो ये भी एक तरह का समुद्री जीव है। ठीक है, उसका देखिए मछली है इतना प्रकार का, 2546 प्रकार का। उभयचर अभयचर जानते ही होंगे, जो पानी में भी रहता हो और स्थल पर भी रहता है, उसको अभयचर कहते हैं। यह 209 प्रजाति है, जैसे बेंग है, मेढक है। ठीक है, सरीसृप यानी जो रेंग के चलता है उसको सरीसृप कहते हैं, जैसे सांप। ठीक, इसका 456 प्रजाति है। पक्षी जो उड़ता है 1232 प्रजाति है। स्तनपाई जिसमें हम लोग आते हैं वह 390 प्रजाति है। स्तनपाई यानी जो ऐसा जीव जो अपने संतान को दूध पिलाता हो और अपना संतान पैदा करता हो, अंडा वंडा पैदा नहीं करता हो, ठीक है, उसको स्तनपाई कहते हैं। जिसमें रीढ़ का हड्डी पाया जाता हो, ठीक है, ये सब स्तनपाई में आता है। हम लोग भी स्तनपाई में आते हैं, मैमल्स में आते हैं। ठीक, अब आगे इसमें लिखा है कि इसमें कई लुप्त होने के कगार पर है, इनके संरक्षण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। ठीक है, इसके लिए कितना 89 उद्यान नहीं बल्कि 106 उद्यान, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 106 उद्यान तथा 400 नहीं बल्कि 500 प्लस यानी 500 से ऊपर वन्य प्राणी उद्यान का विकास किया गया है सरकार के द्वारा, जो प्रमुख है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे, जैव विविधता को जानते हैं। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, यह क्या है? तो देखिए जैव विविधता जो है यानी बायोडाइवर्सिटी, इसके बारे में आपको याद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यह भूमंडल जो हम सबों का आवास है, यानी यह पृथ्वी जिस पे हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सूक्ष्म जीवाणु से लेकर, जहाँ जीवाणु होगा, गलती से लिखा गया जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों जीवधारी का अधिवास है। सही में सही बात है। हमारे यहाँ देखिए पृथ्वी पर स्थल पर बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, छोटे से छोटे और बहुत बड़े से बड़े। समुद्र में चले जाइए तो वहाँ भी एक अलग तरह
का छोटा से छोटा मछली है और बड़ा से बड़ा मछली है। कहने का मतलब है यह जो भूमंडल जो हम सबों का आवास है, इसमें सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों जीवधारी का अधिवास है। सही अर्थों में यह पृथ्वी जैव विविधता का क्या है, भंडार है। जैव विविधता का मतलब होता है विविध विविध अलग अलग प्रकार के जीव जो एक ही साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, जैव विविधता। ठीक है, तो यह शब्द से आप घबराएंगे नहीं, जैव विविधता कोई बड़ा चीज़ नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। देखिए आगे एक प्रथम शताब्दी में आयुर्वेद के जनक, प्रथम शताब्दी में आयुर्वेद के जनक चरक ने चरक संहिता में 200 प्रकार के पशुओं और 340 प्रकार के पौधों का उल्लेख किया है। ठीक है, अभी जो आपने पढ़ा कि जीव जो है वो 81 जीव जो है वो कुल कितने हैं, 89,451 प्रकार के और 47,000 प्रकार के पेड़ पौधे हैं। तो ये तो आज हम जान रहे हैं ना, लेकिन प्रथम शताब्दी में ही, पहले शताब्दी में आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है, चरक को। ठीक है, और ये चरक कौन थे, तो ये कुषाण शासकों के दरबारी वैद्य थे। ठीक है, चरक, इन्होंने प्रथम शताब्दी में चरक संहिता नामक पुस्तक लिखा था। इसमें इन्होंने 200 प्रकार के पशुओं और 340 प्रकार के पौधों का उल्लेख किया था। ठीक है, आयुर्वेद का जनक इन्हीं को कहा जाता है, चरक को। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे ग्रीन कलर वाला बॉक्स है, इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए दिया हुआ है। एक एक करके हम इसको देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि विश्व की 1 लाख कीट पतंगों की जातियों में से 60,000 जातियाँ भारत में निवास करती है। ठीक है, 4100 मछलियों की प्रजातियों में से भारत में 1693 प्रजातियाँ निवास करती है। ठीक है, विश्व की 9000 पक्षियों की जातियों में से 1200 पक्षी भारत में पाई जाती है। इसी प्रकार 4000 स्तनपायी जीवों का 10% सिर्फ भारत में ही है। ठीक, पादप बहुल देशों में भारत का 10वां स्थान है। यानी जो भी अभी तो आप पढ़े हैं कि हमारे देश में वन का जो विस्तार है वह पूरे विश्व में कितने स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। सबसे पहला स्थान पर रूस है। ठीक, इसके बाद देखिए इसमें महत्वपूर्ण चीज़ जो है, देखिए यहाँ पे, हाँ ये देखिए, चावल, गन्ना, जूट, आम, नींबू, केला, बाजरा, ज्वार फसलों का उद्भव भारत में हुआ था। ठीक है, ये जो भी फसल आप देख रहे हैं, हालांकि ये विश्व के सभी लोग खाते हैं इस चीज़ को। ठीक है, पूरे विश्व के कोने कोने में इसको खाया जाता है, लेकिन यह सारा चीज़ जो है यह कहाँ सबसे पहले उद्भव हुआ था, तो हमारे भारत देश में। चावल सबसे पहले हमारे भारत देश में हुआ था, गन्ना सबसे पहले हमारे भारत देश में, जूट, आम, नींबू, केला, बाजरा, ज्वार, यह सब हमारे भारत देश का ही उद्भव है। याद रखेंगे आप इसको। चलिए आगे कह रहा है कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्रत्येक वर्ष 10,000, लगभग 10,000 मोटे तौर पर नवीन प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। यानी नए प्रजाति जो है वहाँ पे, यहाँ पे क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक वर्ष कितना, 10,000 प्रजाति। इसमें देखिए आगे कह रहा है कि हमारा जो देश है वह जैविक विविधता में समृद्ध देश है। ठीक है, जैविक विविधता के मामले में हमारा जो देश है वह काफ़ी समृद्ध है। ठीक है, सबसे समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र जो है वह हमारे देश का पश्चिमी घाट है और उत्तर पूर्वी हिमालय का क्षेत्र है। ठीक है, और अगर हम जैव मंडल की बात करें तो यूनेस्को के सहयोग से भारत में 14 नहीं बल्कि 18 जैव मंडल, ठीक है कितना, 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है। यह क्षेत्र अगले पृष्ठ की तालिका में प्रदर्शित की गई है। यानी कुल 18 जैव मंडल जो है सो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। सबसे पहला जैव मंडल नीलगिरी है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। यहाँ पे 14 ही दिया हुआ है। ठीक है, हालांकि 18 है, इसको हम आपको दिखाते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सबसे पहला है नीलगिरी। ठीक है, यह आप देख सकते हैं तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में फैला हुआ है। दूसरा है देखिए नंदा देवी, यह कहाँ पे है, तो देखिए उत्तराखंड में यह है। ठीक है, तीसरा है आपको देखिए नौकाडेक। ठीक, नौकाडेक कहाँ है, तो यह मेघालय में फैला हुआ है। ठीक, उसके बाद आगे है मानस, मानस कहाँ पे है, तो असम में है। ठीक, उसके बाद सुंदरवन है, सुंदरवन कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इसके बाद देखिए मन्नार की खाड़ी, यह सबसे बड़ा है। यह कहाँ पे है, तो यह है तमिलनाडु के उत्तर में रामेश्वरम द्वीप से दक्षिण में कन्याकुमारी तक। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रेट निकोबार है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है। उसके बाद देखिए सिमलीपाल है, सिमलीपाल कहाँ है, मयूरभंज जिले में है, उड़ीसा में। ठीक, फिर देखिए डिब्रू साइकोवा, यह कहाँ है, तो यह असम में है। ठीक, दिहांग देबांग कहाँ है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में के आसपास में है। ठीक, पंचमढ़ी कहाँ पे है, तो देखिए मध्य प्रदेश में है। ठीक, आगे है देखिए कंचनजंगा है, यह कहाँ पे है, सिक्किम में है। अगस्ता मलाई देखिए यह केरल के आसपास में है। ठीक, उसके बाद देखिए अचकमर अमरकंटक,
ठीक है, यह कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक, कच्छ गुजरात में है। ठीक, ठंड रेगिस्तान कहाँ पे है, तो देखिए हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, शेष अचलम यह कहाँ पे है, तो पूर्वी घाट में शेष अचलम की पहाड़ियाँ तथा आंध्र प्रदेश में चित्तूर तथा कडप्पा जिलों के भाग में है। ठीक है, उसके बाद सबसे लास्ट में जो हाल फिलहाल में इसको दर्जा दिया गया है, पन्ना, यह कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के पन्ना एवं छतरपुर जिलों में। क्लियर है, तो यही है आपका 18वां जैव मंडल क्षेत्र। आप इसको कॉपी में लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, हालांकि आपके किताब में 14 ही दिया हुआ है। ठीक है, तो आप अपने किताब में भी देख सकते हैं और बाकी जो बचा है आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम देखते चलते हैं। देखिए आगे है जैव विविधता का उपयोग बहुत सारे औषधीय उपयोग में भी होता है। ठीक है, यानी बहुत सारा दवा बनता है, दवा जितना भी बीमारी सब है वो सब का दवा पेड़ पौधों से ही तैयार किया जाता है। ठीक है, अब वह कौन कौन सा चीज़ है तो इसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला है, देखिए मॉर्फिन। मॉर्फिन का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, दर्द निरोधक में। ठीक है, दर्द का जो दवा होता है वो इसमें मॉर्फिन का यूज किया जाता है। ठीक है, यह पेड़ से निकलता है। उसके बाद देखिए मलेरिया बीमारी में क्यूनाइन पौधों का उपयोग किया जाता है। क्यूनाइन के पौधे से कुनैन, इसको कुनैन बोला जाता है। ठीक है, सिनकोना का छाल जिसको कहते हैं, इसको कुनैन कहते हैं। इसी से मलेरिया का दवा बनता है। कैंसर का जो दवा है यह टैक्सोल से बनता है। ठीक है, यह भी एक औषधि है जो कहाँ से निकलता है, वह वृक्ष से ही निकलता है। ठीक, तो यह सब जो है इसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा बीमारी है जिसका दवा है वो पेड़ पौधों से बनाया जाता है। तो इसके बाद तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, आप इसको खुद से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें नहीं है, वैसे आप इसको खुद से ही पढ़ें एक बार। इसके बाद देखिए अभ्यास प्रश्न है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में लेकर आएंगे, इसको हम हल करेंगे एक एक प्रश्नों को। ठीक है, इस वीडियो में जितने भी चीज़ आपको बताए गए हैं उन सभी का आप क्या करें, नोट्स बनाएं और सभी को एक अच्छे से सिलसिलेवार ढंग से उसको आप अच्छे से लिखें। बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ सब है इसमें जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप 10वीं कक्षा के तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, या फिर अगर आप किसी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब तो समझ लीजिए यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने शुरू में ही बताया है कि कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इस चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ठीक है, इसलिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि यह लंबा चैप्टर था बहुत, इसलिए थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो बन गया है, लेकिन कोई बात नहीं, यह वीडियो जो है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए। आप इसको अच्छे से लास्ट तक देखें। ठीक है, तो यह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और पढ़ते रहें और खुश रहें।